नमस्कार, नमस्ते। बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और पटना से बड़ी खबर, जहां पौष इलाके में फायरिंग मामले में फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पीएचक्यू से अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। देर रात तक एसएसपी ने बैठक की, क्राइम कंट्रोल पर मंथन किया गया, पुलिस की लापरवाही पर चर्चा की गई। बैठक के बाद एसएसपी ने लापरवाही की बात भी मानी। आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम हड़ताली मोड़ के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की थी। अपराधियों की फायरिंग के जवाब में एसटीएफ एडीजी के बॉडीगार्ड ने भी फायरिंग की थी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के देर रात तक जो बैठक है वो चलती रही। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इस बीच देर रात तक एसएसपी बैठक करते रहे। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि लापरवाही हुई है। अपराधियों ने कल पौष इलाके में फायरिंग की थी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और ये वही घटना स्थल है जहां पर गोलीबारी होती है। गोलीबारी से दहशत हुई। अपराधियों ने यहां 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे और खुद पटना एसएसपी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के बैठक करते रहे। देखिए, फिलहाल एक तस्वीर में इसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और उसके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, गाड़ी जो है बिना नंबर प्लेट के चल रहा है, तो क्या पुलिस ऐसे गाड़ियों को भी चिन्हित करेगी क्या? जी देखिए, नंबर तो अलॉट किया ही जाता है, लगा नहीं रहे हैं लोग, तो उस पर हम लोग कार्रवाई अलग से करते हैं। आज की जो घटना हुई है, इसमें बेसिकली जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया गया मेरे स्तर से, जो पहली सूचना प्राप्त हुई उसके बाद वायरलेस पे मैसेज किया गया, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सही ढंग से, कारगर ढंग से जहां तक पहुंचना था, जिनको रिसीव होना था और जिनको उस पर एक्ट अपॉन करना था, उन लोगों ने नहीं किया है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन लोगों को अभी निलंबन किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। आगे और भी लोग जो इसमें दिखेंगे जो लापरवाही कर रहे हैं, उन पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, एसएसपी ने जो बैठक की उससे क्या रिजल्ट निकल करके सामने आया, क्या कार्रवाई आगे? राहुल, इस पूरे मामले में एक अपडेट ये कर दूं कि एटीएस एडीजी के बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पटना पुलिस कल कहे तो नाकाम साबित हुई है। और ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय की फटकार भी लगी है। देर रात 12:30 बजे तक एसएसपी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ एसएसपी ऑफिस में मीटिंग करते रहे और पूरे मामले में पटना पुलिस की चेकिंग व्यवस्था, गश्ती टीम की लापरवाही जो है वो सामने आई है। साथ ही वायरलेस पर जो तैनात पुलिसकर्मी है उन्होंने भी एसएसपी के मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया। मामले में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घेरे में आ गए हैं, उनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है और इन पर गाज गिरना तय है। 24 घंटे के अंदर पटना की जो सिटी एसपी हैं स्वीटी शेरावत, उनको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है एसएसपी को और इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ 24 घंटे के बाद कार्रवाई होनी तय है और तकरीबन इनकी संख्या 1 दर्जन के करीब हो सकती है। अब आप ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि एसएसपी का वायरलेस पर जो मैसेज फ्लैश हो रहा है उसको भी गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो लेट हुआ और मनमाफिक तरीके से जो अनसोशल एलिमेंट थे, जो क्रिमिनल थे, वो पौष इलाके हड़ताली मोड़ के पास जो बोरिंग कैनाल रोड का इलाका है वहां पर फायरिंग करते रहे और विधि व्यवस्था उतनी देर तक सवालों के घेरे में रही। जी राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में हो रहे पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जोन के आईजी और डीआईजी की बैठक बुलाई है। 27 मई को डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। डीजीपी खुद आईजी और डीआईजी से फीडबैक लेंगे और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार पुलिस मुख्यालय हाल में हो रही घटनाओं को देखते हुए अब एक्शन मोड में है और पुलिस मुख्यालय ने कई तरह की घटनाओं को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अगले 27 मई को बिहार पुलिस मुख्यालय, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम आईजी और डीआईजी को पटना तलब किया गया है। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी करेंगे, जबकि इसमें एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी मुख्यालय समेत तमाम अधिकारी शिरकत करेंगे। इस बैठक में हाल के दिनों में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं उसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने फीडबैक मांगा है। साथ ही अपराधियों द्वारा अंकुश संपत्ति को लेकर भी उनसे
पूरी जानकारी मांगी गई है कि अब तक कितनी संपत्ति जब्त करने के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं। इसके अलावा इस बैठक में राज्य में होने वाले अपराध पर बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। 1 से 20 मई के बीच रेंज के अंतर्गत आने वाले जिलों में घटित गंभीर आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, लूट और पॉक्सो में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कितने अब तक फरार हैं, इसकी भी विस्तृत तौर पर रिपोर्ट मांगी गई है। डीजीपी ने पहले ही कहा है कि पुलिस पर हमला करने वालों को तुरंत चिन्हित कर सख्त कार्रवाई किए जाए। अब यह भी पता किया जाएगा कि उनके आदेश का जिला स्तर पर कितना अमल किया गया है। पर जिस तरीके से हाल के दिनों में लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसको भी पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया और इन तमाम बिंदुओं पर जो जोनल आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनसे फीडबैक मांगा गया है और पुलिस मुख्यालय ने यह तय कर दिया गया है कि अगर इस मामले में लापरवाही बरती गई तो जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ आज दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार चुनाव से पहले पीएम की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली के अशोका होटल में रविवार को एनडीए के दिग्गजों का महाजुटान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को एनडीए शासित सभी 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक है जो समय पहले जो तय था अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, तो उसी में जाएंगे, उसी के लिए कल एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री एनडीए की इस बड़ी बैठक में राज्यों के साथ देश के विकास पर महामंथन होगा। ये पहली बार देश के अंदर इतनी व्यस्तम कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हर स्टेट के विकास के लिए इस तरह से बैठक लेकर के निर्देशित भी करते हैं हर स्टेट के अच्छे हुए कामों को। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी भारत के अभियान को लेकर जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर भी इस बैठक में जानकारी दी जा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जातीय जनगणना कराने की सरकार के फैसले के बारे में भी इस बैठक में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर एक स्थिति स्पष्ट की जाएगी जिससे एनडीए शासित राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाया जा सके। केंद्र सरकार के नक्सल के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प पर भी बैठक में बात हो सकती है। बैठक में शामिल हो रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। कल की इस बैठक से भी बिहार को अपनी बातें रखने का अवसर होगा और हमें उम्मीद है बहुत सारी हमारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य विचार करें। नीतीश कुमार अमूमन इस तरह की बैठक से दूर रहते हैं। इस बार उनकी मौजूदगी एनडीए में ऑल इज वेल का संदेश दे रही है, खासकर जब इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने को है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बारे में भी जानकारी सरकार की तरफ से दी जा सकती है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। आज दिल्ली में पीएम मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में अहम बैठक करने वाले हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बैठक से बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा पीएम और सीएम की मुलाकात से बिहार को चुनावी साल में फायदा मिलेगा। तो चूंकि इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और चुनाव इसी साल है, तो बिहार को लेकर कुछ खास उम्मीद आप लोगों ने रखा है? बिल्कुल। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो लगातार केंद्र का सहायता बिहार को मिल ही रही। पहले देखिए ना, जब कांग्रेस की राज थी, कांग्रेस का था राज, तो उसमें किस तरह से कांग्रेस जब देश में था तो उनकी जब सरकार थी तो कोई सहायता बिहार के साथ अपेक्षित किया जाता था, कोई सहायता नहीं की जा रही थी। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार को सहायता कर रहे हैं और कुछ और भी जो उम्मीदें हैं जैसे हम लोग को नहीं, जैसे तो हमारे रोड मैप, हमने कहा कि विकास का रोड मैप बन रहा है और वो उस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी।
बिहार में एनडीए और आरजेडी के बीच सियासी वीडियो वॉर तेज हो चुका है। बीजेपी ने एक बार वीडियो जारी कर एनडीए सरकार का काम दिखाया और लालू परिवार पर तंज कसा है। वहीं जेडीयू की ओर से भी नीतीश कुमार के 20 साल के काम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आरजेडी ने एनडीए के वीडियो पर पलटवार किया, यानी बिहार में अब सियासी वीडियो वॉर तेज हो चुका है। ये 2020 नहीं 2025 है और इन 5 साल में बिहार की सियासत में काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब पोस्टर वाली पॉलिटिक्स सियासी वीडियो वार में बदल चुकी है। पहले जहां सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए सियासी जंग लड़ी जाती थी, अब ये लड़ाई डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। कौन विकास? कहां विकास? विकास का बाजा बजा रहे हो? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एनडीए और आरजेडी के बीच वीडियो वॉर छिड़ गया है। आंख पर से पट्टी हटाइएगा तभी है ना विकास दिखेगा। बिहार अब बिहारी को तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं। इसलिए फिर इस बार एनडीए सरकार, बूझे। ताजा हमला बीजेपी की ओर से हुआ है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर एनडीए के काम को गिनाया और लालू फैमिली पर तंज कसा है। हम दिखाते हैं बिहार में कितना विकास हुआ है। ये देखिए चकाचक सड़क। अब हम लोग कितनों गाड़ी चला लें, पीठ में दर्द नहीं होता है। बीजेपी पहले भी 2 वीडियो जारी कर चुकी है। राजगीर का खेल अकादमी सुने हैं आप? अब अपने बिहार में इंटरनेशनल मैच भी होने लगा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस। बीजेपी के वीडियो वाले वॉर का जवाब आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक एआई जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर दिया है। इसमें एक कार है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिख रहे हैं और फोटो पर लिखा है 20 वर्षों की डबल इंजन खटारा सरकार बिहार और बिहारियों के लिए एकदम बेकार। एक तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी नीतीश सरकार पर निशाना साधने में लगी है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने वीडियो के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया है। जेडीयू की ओर से जारी वीडियो में नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिखाया गया है। उधर देखिए तेजस्वी बाबू, वो लड़का सब इसलिए खुश है काहे कि उसको पता है अब पढ़ाई के बाद उसको रोजगार मिलेगा। राजनीति में प्रचार का खास महत्व होता है और राजनीतिक दल इसे लेकर बेहद चौकस है। किसान और गरीब को सरकार अलग अलग योजना चलाकर मदद कर रही है। पहले सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग लगाकर माहौल बनाया जाता था। अब ये लड़ाई सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर बन चुकी है। ऐसे हलबल मत कीजिए, मुंडी घुमाइए। ये फ्लाईओवर था आपके राज में, अब तरीका हमारे साथ आइए। अब देखना होगा कि जनता को किसका प्रचार ज्यादा भाता है। ये देखिए चकाचक सड़क। अब हम लोग कितनों गाड़ी चला लें, पीठ में दर्द नहीं होता। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आंख पर से पट्टी हटाइएगा तभी है ना विकास दिखेगा। बिहार अब बिहारी को तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं। इसलिए फिर इस बार एनडीए सरकार, बूझे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी अपने नेता को दलित नेता की छवि से बढ़कर बिहार के नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है और इसे लेकर पार्टी ने प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें यह तय हुआ कि एलजेपी-आरवी अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव लड़ेगी। एनडीए में रहकर एलजेपी-आरवी की अपनी पहचान बनाने की कोशिश, इस पर भी अब सियासत जोर पकड़ रही है। बहुजन की पहचान चिराग पासवान, ये नारा जमुई सांसद अरुण भारती ने दिया। चिराग पासवान इसी महीने नालंदा में बहुजन संवाद करने वाले हैं। इसे लेकर एलजेपी-आरबी बड़ी तैयारी कर रही है। मकसद है दलित वोट बैंक को साधना। चिराग पासवान एनडीए के लिए एक बड़ा दलित चेहरा है जिसे खूब भुनाया जाता है, पर उनकी पार्टी अब उन्हें सिर्फ दलित नेता के तौर पर नहीं देखना चाहती। हमारी पार्टी को बड़े दलों के साए में सीमित करने का प्रयास किया जाता है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। देखिए, हमारा एक अलग दल है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, हमारी एक अपनी अलग सोच है और हमारा एक अलग पहचान है, जिसके साथ हम चुनाव में जाना चाहते हैं। अरुण भारती के इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी चिराग पासवान को बड़ा नेता मान रहे हैं, पर ये भी साफ कह रहे हैं कि बिहार में नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे।
एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास बड़ी सफलता हासिल करेगी। चिराग पासवान जी ने कई मौकों पर साफ किया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रहा है। आगामी विधानसभा का चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर एनडीए मजबूती से लड़ेगा। वहीं आरजेडी ने कहा कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी सारी मलाई खा रही है और चिराग के लिए कुछ बचता ही नहीं। देखिए, एनडीए में तो सिर्फ बीजेपी जेडीयू ही मलाई खा रही है सत्ता का। एलजेपी आर श्री चिराग पासवान जी की उपेक्षा हो रही है। और पहले भी उनके बंगले में आग किसने लगाई, बीजेपी जेडीयू ने, ये श्री चिराग पासवान जी को ही पता है। इस पूरे मामले पर एनडीए के एक और सहयोगी ने चिराग पासवान का समर्थन किया। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने चिराग पासवान के पहचान वाले अभियान के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि मांझी और चिराग की पार्टी मजबूती के साथ एनडीए में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी इस समाज के ही अंग हैं और उनकी भी पार्टी है और वो अपने तरह से अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के संदेश को गरीब की जनता के बीच में देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। चिराग पासवान की पहचान बड़ी करने को लेकर एलजेपी-आरपी खूब मशक्कत कर रही है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद विरोधी भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंचा है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों, थिंक टैंक और मीडिया से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पटना सिटी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया गया। भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य तिरंगा यात्रा निकालकर उनको सैल्यूट किया जा रहा है। भारतीय सेना का हौसला अफजाई किया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के धरती में घुसकर भारत की सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और करीब 96 दुर्दांत आतंकवादी को मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना ने किया पाकिस्तान की धरती में घुसकर। विकासशील इंसान पार्टी के आईटी सेल की 2 दिवसीय बैठक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में शुरू हुई। बैठक में पार्टी के संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इस बैठक में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आईटी सेल के लोग शामिल हो रहे हैं। मुकेश सैनी ने इस मौके पर कहा कि सपना साकार करने का वक्त आ गया है। जरूरत है कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों को लेकर हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि हमें सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी अपनी ताकत बनानी है। और अभी आप सब जानते हैं कि 4 महीना हम काफी बिजी रहेंगे। अभी हमारे अपनी बहुत बड़ी लड़ाई है। 11 साल का सपना जो है साकार करने का समय है, लेकिन आने वाला समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं। अपनी सरकार बनने के बाद राज्य में हर जिला लेवल पे हम लोग कॉल सेंटर बनवाएंगे सरकार के द्वारा। जो समाज में कहीं पे भी कोई घटना हो, कोई समस्या हो, सरकार के तरफ से कोई खामियां हो, अधिकारी के तरफ से कोई लापरवाही हो, ये सब चीज पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता जो है वो अपना कंप्लेन दर्ज करा सके। बक्सर में गिट्टी बालू के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 व्यक्ति घायल हैं, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से बक्सर का अहियापुर गांव गूंज उठा। देखते ही देखते पल भर में 3 जिंदगी मौत की नींद सदा के लिए सो गई।
बालू गिराने को लेकर विवाद में दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पहले लाठी डंडे और फिर बाद में गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी है। क्या कर रहे हैं? मांग ये है कि अभी का अभी कुर्की लगना चाहिए, वो लोग का गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी पूरा जितना 14 से 15 बीघा में बना हुआ है उन लोग का मकान, सामुदायिक भवन बना हुआ है जो पर्सनली यूज करते हैं वो लोग। पूरा जितना भी वो लोग पूरा परिवार का सब बिहार सरकार में घर बना हुआ है। सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि उसको जल्दी कार्रवाई किया जाए। सर, वो हमारा भाई लोग थे, जो मृतक हुआ है उनका हम भाई है, ठीक ना। उन लोग एक बार आए और हम लोग सुबह मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग टहलने गए थे और कुछ भाई लोग जो जिसका मर्डर हुआ तो पुल पर बैठे हुए थे। एक बार उन लोग का प्लान फिक्स था कि हमको गोली मारना है। उधर से गाड़ी आया, दोनों तरफ से एक बैग धाराधून फायरिंग होने लगा। लेकिन पहले लाठी भी चला है? नहीं, पहले गोली चला है। पहले गोली 2 भाई का मेरा लग गया है, उसके बाद बीच बचाव में हम लोग लाठी से वार करेंगे सर। क्या चीज, जब भाई मेरा मर्डर हो गया तो हम क्या चीज से बचाएंगे? ट्रिपल मर्डर से आक्रोशित लोगों ने चौसा कोचस मेन रोड को जाम कर बवाल किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना के बाद शाहाबाद रेंज के डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली। उन्होंने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी है हम लोग के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और जो भी सूचना हम लोग को उपलब्ध हो रहा है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि थानेदार से और आरोपी से अच्छा संबंध है। अब इस संबंध में भी जांच करेंगे। अब इस संबंध में भी जो है आप लोग के द्वारा ये माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है, इस संबंध में भी जांच किया जाएगा। बक्सर गोलीकांड पर सरकार भी गंभीर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और एक्शन ले रहा है। देखिए, बक्सर की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरह से इनका पारिवारिक सामाजिक ये आपसी प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है और डीएम, एसपी और एमडीओ से हमारी बात हुई है। ये आपसी विवाद का पहले से भी ये विवाद आ रहा है। प्रशासन वहाँ का एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। बक्सर गोलीकांड के बाद प्रशासन गांव में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा है। सवाल है कि क्या बक्सर पुलिस का अपराधियों को डर नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज, पटना से शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। सारण में पुलिस ने एक साथ कई ऑर्केस्ट्रा में छापेमारी कर 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। इन लड़कियों से जबरन डांस कराया जाता था, इनके साथ शर्मनाक हरकतें होती थी। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में शोषण, लड़कियों के साथ शर्मनाक हरकतें, जबरन करवाया जाता था डांस, 17 नाबालिग लड़कियां मुक्त। इन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते हैं। ये वो नाबालिग लड़कियां जिन पर ऑर्केस्ट्रा की आड़ में अत्याचार हो रहा था। इन लड़कियों से मजबूरी में अश्लील डांस करवाया जाता था। ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकतें होती थी। नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे शोषण की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली के निर्देश पर पुलिस ने मशरक, पानापुर और इसवापुर थाना क्षेत्र से एक साथ छापेमारी की। पुलिस की विशेष टीम ने मशरक से 2, पानापुर से 7 और इसवापुर से 8 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। रिहा होने वाली लड़कियों में बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली की लड़कियां भी शामिल हैं, जिनको प्रलोभन देकर ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। पुलिस ने 5 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी हिरासत में लिया है। जहां पर की ये बात आ रही थी कि माइनर लड़कियों को जो है जबरन ऑर्केस्ट्रा में नचाया जाता है और इस तरह की गलत हरकतों की भी सूचना मिली थी। इस सूचना का सत्यापन करते हुए टीम बना करके कल रात्रि और आज आहले सुबह हम लोगों ने मशरक, पानापुर और इसवापुर थाना क्षेत्रों में विभिन्न ऑर्केस्ट्राओं के यहाँ छापा मारा था, जिसमें से 17 नाबालिग लड़कियों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 4, झारखंड से 2,
दिल्ली से 2 और बिहार से 1 लड़की है जिसको मुक्त करवाया गया। सारण में भी जब लड़कियों को मुक्त करने के लिए टीम उनके घरों में गई तो वहां पर काफी बुरी स्थिति थी। एक ही कमरे के अंदर कई लड़कियों को रखा गया था। बिहार में लगातार ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को बहला फुसलाकर काम कराया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में लड़कियों का जमकर शोषण हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार कब रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।